गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका फिजिक्स टीचर अब्दुल जब्बार फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आपने अब तक 3 क्लास इस चैप्टर में देख ली हैं और उसका मैं अगर थोड़ा सा मोटा सा बता दूं तो वो है आपका Q इक्वल टू एन ई। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था जहां n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कूलाम का नियम पढ़ा हमने 1/4πε0 जी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ा 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻⁹ है। कितनी है भाई? 9 इंटू 10⁻⁹। न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर न्यूटन के पास गया, कूलाम अपॉन कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ये वैद्युशीलता है, इसकी वैल्यू आई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसकी उल्टी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमा, ये विमा शायद पिछले वाले लेक्चर में नहीं बताई थी, अब देख लीजिए। किसकी विमा? एप्सिलॉन नॉट की विमा, वैद्युशीलता की विमा कई बार पूछी गई है, इसको समझो। जो सी की विमा है वो होती है आपकी 80, तो 80 का स्क्वायर अपॉन एम एल टी माइनस 2, ये किसकी विमा है? न्यूटन की। और ये एल स्क्वायर, ये किसकी है भाई? एल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर अपॉन एम एल क्यूब टी माइनस 2, एम एल क्यूब टी माइनस 2 ऊपर जाएगी, एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर -2 और 2 ऊपर, तो टी की पावर 4, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ये हमने डायमेंशन भी पीछे यूनिट देखी थी, डायमेंशन हम अब देख लिए। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, एक हमने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हमने बोला परावैद्युतांक, एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो डायमेंशन लेस है, विमाहीन है, इसकी कोई डाइस नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चे, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे हमारे पास में है, ये हमने अब देख लिया है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर कल और क्या देखा था अभी हमने? फॉर्मूला देखा था। अगर ये दो आवेश किसी ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक k हो, तब वो फोर्स जो है, पहले वाला जो फोर्स है वो पहले वाले फोर्स 1/k रह जाएगा, यानी कि 1/k टाइम्स पहले वाले फोर्स का। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और कल के मैंने कई क्वेश्चन आपको बताए थे कि चार्ज अगर दुगुना हो गया तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा, दोनों 4 3 गुना हो जाए, 3 गुना, तो 3 9 टाइम। इसका भी होता है कि 1/3 है तो 1/9 ऊपर पहुंच जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, कल मैंने ये क्वेश्चन बताए। और दो चार्जों को स्पर्श कराकर दोबारा से वहीं रख देते हैं तो दोनों का चार्ज बराबर हो जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका, ये चीज रह गई थी भाई, इसे लिख लेना, एप्सिलॉन नॉट की विमा। मैं देख रहा था तो ये थोड़ी सी एक बात है, इसको भी आप कर लेना नोट। आता है कई बार कि डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अब आगे अगर हम बात करेंगे, वो है आपका कि कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है, जो बल है, एक सदिश राशि है, और इसका जब ये सदिश है तो इसका सदिश रूप में लिखना बहुत जरूरी है। ओके डियर, तो अब तक मैंने जो मोटी मोटी सी बात थी वो आपको बताई है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास में है, आप अगली स्केच डालिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप। ओके, अरे भाई चलिए भाई, कूलाम के
नियम का सदिश रूप, सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कैसे? हमारे पास में ये दो चार्ज हैं, मैं अलग अलग पेन का यूज कर रहा हूं। ये दो चार्ज हैं, एक चार्ज जिसकी वैल्यू है Q1, एक दूसरा चार्ज, एक ही लाइन में लिख लेते हैं दोनों को, और ये हो जाएगा आपका Q2। अब मैं इनकी लाइन ज्वाइनिंग बनाता हूं ऐसे। अब देखिए भाई, इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस साइड में F1। ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है 2 की वजह से। बात समझ में आती है? इस पर जो फोर्स लगेगा ये वाला इस साइड में, ये लगेगा आपका F2, ये वाला फोर्स है। कायदे में तो ये मैं यहां लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। F2 ये किसकी वजह से है? 1 की वजह से। और बीच की दूरी जो है यहां से लेकर यहां तक, ये है आपकी R। बीच की दूरी क्या है? ये R। अब हम बात क्या करेंगे इसमें, हमें इसमें नियम लगाना है, और पहले हम बात कर लेंगे चलो F2 की। अगर मैं F2 की बात करूं, अब मैं बार बार जो है इसमें कलर का यूज नहीं करूंगा। F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये इसका मापांक है या इसका मैग्नीट्यूड है, इसमें वेक्टर नहीं है। अब एक चीज और समझिएगा प्यारे बच्चों, एक चीज हमने पढ़ी है यूनिट वेक्टर। यूनिट का जो मापांक होता है एक होता है, यानी उसका मैग्नीट्यूड एक होता है, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई हम जिसमें करेंगे तो उसकी डायरेक्शन वही हो जाती है जो यूनिट वेक्टर की होती है। जैसे मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी आई से, आई कैप से, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो 2 है वो आई डायरेक्शन में है, और आई डायरेक्शन क्या होती है? एक्स डायरेक्शन। जैसे मैंने करा आई क्या है? आई कैप क्या है? ये है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स दिशा में एकांक सदिश। अगर मैंने बात करी 3j कैप, इसका भी मतलब क्या हुआ? वाई दिशा में एकांक सदिश। अच्छा, अगर मैं बात ये मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई हम किसी में करते। अब मान लो मैंने कहा ए कैप, तो ए कैप की डायरेक्शन में कौन हो जाएगा? एक्स हो जाएगा ए कैप की डायरेक्शन में। अच्छा, ए कैप क्या है? ए कैप है यूनिट वेक्टर। तो ए कैप को हम ऐसे भी पढ़े थे कि भाई ए वेक्टर ओवर ए का मॉडुलस। क्या आपने समझ में आती है बात? क्यों ऐसा कि मॉडुलस से डिवाइड करते हैं? जैसे मैंने कहा कि भी मेरे पास में एक फोर्स है F और वो है 10 न्यूटन। कहाँ भैया? उत्तर की दिशा में। ऐसे मान लो उत्तर की दिशा में, क्या? उत्तर की दिशा में 10 न्यूटन का फोर्स है। ये एक F वेक्टर बन गया अब जब मैंने इसमें डायरेक्शन भी लिख दी। अच्छा, बात बढ़िया सर। अब अगर मैं इसका यूनिट बनाऊंगा तो मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? एक बच्चा कहेगा सर इसके मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन होती है ये, यानी इसको मैंने इससे डिवाइड करी तो ये क्या बन गया? इससे कट करके यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन है उत्तर की दिशा, और इसको जो बोलेंगे इसे बोलेंगे एफ कैप। क्या बोलेंगे? एफ कैप। इसलिए ये एफ कैप हो गया, और एफ कैप कितना हो गया? 1 उत्तर की दिशा में। अगर अब इससे क्या मतलब हुआ भैया? देखिए, अगर हम किसी भी अगर हम किसी भी यूनिट वेक्टर की किसी मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैग्नीट्यूड की जो डायरेक्शन हो जाती है वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाती है। यूनिट मतलब एकांक सदिश। बार बार मैं यूनिट बोल रहा हूं तो याद रखना मैं एकांक सदिश की बात कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, अगर मैंने बात करी यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? समझते ना बात को? देखो यही वजह है। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलते हैं। मैंने कहा कि भाई यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहे थे हम, ठीक है? तो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में तो है। तो मैंने कहा कि भाई
आर कैप कर लेता हूं इस समय, क्या लिख लेता हूं भाई, आर कैप, लेकिन इसकी डायरेक्शन है 1 to 2, 1 से 2 की डायरेक्शन में, 1 से 2 की डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं इसे क्या बोलूंगा, R12 कैप का मतलब हो जाएगा कि R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉडुलस। R12 का मॉडुलस को हम ऐसे बोलेंगे R12 वेक्टर अपॉन R, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वेक्टर का हो, ये वेक्टर बन गया, जैसे मैंने ये कैप की मल्टीप्लाई करी, यानी इस F की डायरेक्शन इसकी दिशा में होगी, और इसकी दिशा क्या है, यहां से यहां। क्यों मैंने ऐसा करा, क्योंकि फोर्स इधर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। अब फिलहाल जो है आर कैप की जो वैल्यू है वो मैं यहां रखूंगा, तो ये बन जाएगा आपका F21 वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्यारे बच्चों, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और R12 कैप का मतलब हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन आर से आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्यारे बच्चों, Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू R12 वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका F21 वेक्टर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये डायरेक्शन जो है, यानी कि F21 की डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, ये वाली डायरेक्शन, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसमें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार इसे 2 मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, तो ये 1 2 हो जाती है, लेकिन ये भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये यहां तक भी चलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिमिलरली, अगर मैं बात करूं कि भैया सिमिलरली, दिख रहा भी आपको, सिमिलरली, क्या मेरे बच्चे, सिमिलरली की बात करेंगे तो इसकी बात करते हैं कि भैया इसे और बता दो आप कि ये वाला F12 वेक्टर जो है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्शन जो है उल्टी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब है ना कि स्क्वायर, और वेक्टर आ जाएगा 2 से 1 की ओर, ये वाला। और कुल मिलाकर के बात ये है कि यहां हम जो है ऐसे, ये जो हो गया ऐसे, तो हम देखते हैं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ये अलग है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, थोड़ा सा मैं यहां की बात कर लेता हूं, ये इससे जो आगे वाली चीजें हैं ये वाली, ये अपनी बेसिक है इस टॉपिक के लिए। तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि भाई जो F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस के F12 होगा, 12 होगा बस वेक्टर में, यानी ये दोनों जो बल हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हैं। क्या है भाई, ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम है, यानी ये न्यूटन के तृतीय नियम को भी फॉलो करते हैं। इसमें ये बात लिख देंगे, यह बल, ये बल, ये बल, ये बल इक्वल यानी कि बराबर व बराबर, मान में बराबर, मान में बराबर, मान मतलब मापांक में बराबर, तथा दिशा में विपरीत हैं। दिशा में क्या है भाई, ये विपरीत हैं। अतः ये क्रिया प्रतिक्रिया, अतः ये क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, अतः ये क्रिया प्रतिक्रिया लगाते हैं। क्या करते हैं भाई, क्रिया प्रतिक्रिया लगाते हैं। तो अगर क्रिया प्रतिक्रिया लगाते हैं तो यही क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम है, यही न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम है, यही न्यूटन का
गति विषयक तृतीय नियम है, गति विषयक तृतीय नियम। ये वर्ड थोड़े से लिख लेना, हिंदी में थोड़े से मुश्किल होते हैं लेकिन हो जाते हैं। तृतीय नियम, एक बार क्वेश्चन आया था कि कूलॉम का सदिश रूप किसको बताता है, तो वो बताता है कि गति के विषयक तृतीय नियम को बताता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, बहुत ही आसान था और जिसको मैंने बताने की कोशिश की है, और ये है आपके कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, तो अब इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं हट गया हूं बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। वैद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। वैद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है भाई, तो वैद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत जो है इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चार्ज हैं, ये एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज और एक चार्ज ये रहा। ये है आपका वन चार्ज, ये टू, ये थ्री और ये है आपका फोर चार्ज। तो इसमें बात ये आती है कि वन चार्ज से, देखिए इसमें बात ये आती है कि ऐसे, ठीक है, कि इसकी दूरी जो है ये है आपकी वन से फोर की तरफ ये दूरी, और इसकी वजह से इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा इस साइड में। इसको कहूंगा मैं F4 पर वन की वजह से फोर्स लगा। अब इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस साइड में, इसे मैं बोलूंगा 2 से 4 की तरफ ये वेक्टर, और इसका जो नाम होगा वो होगा 4 पर बल किसकी वजह से लग रहा भाई, 2 की वजह से। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करता हूं ऐसे, ऐसे इस पर जो बल लगेगा वो बल लगेगा 3 पर लगेगा, सॉरी 4 पर लगेगा 3 की वजह से। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट बल, आवेश, यही बात है जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये लिखना, आवेश Q4 पर, आवेश Q4 पर सभी आवेशों द्वारा, सभी आवेशों द्वारा, सभी आवेशों द्वारा, सभी आवेशों द्वारा लगने वाला, लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल, तो कुल बल या नेट बल वो हो जाएगा आपका F नेट। और किसके इक्वल होगा वो, सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा, सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा, सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो और भी अगर चार्ज होते तो उन्हें भी लिख सकते थे। तो इसमें कह रहा है कि आवेश Q4 पर सभी आवेशों द्वारा लगने वाला कुल वैद्युत बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। क्या होगा बेटे, सदिश योग के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है? अब यहां एक बात आती है कि सदिश योग, ये वाली बात, ये हमने 11th में पढ़ी है, लेकिन यहां भी थोड़ी सी मैं बता देता हूं कि सदिश योग होता क्या है, इसको और बताते। ठीक है भाई, सदिश योग होता क्या है इसको और बताते। तो सदिश योग को पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं, अभी आप इस पे जो है, मैं अलग को हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं सदिश योग बताने जा रहा हूं, और यही वैद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत है, या ऐसे ही बोल देते हैं कि बहुल आवेशों द्वारा
किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट बल, तो वही है ये। अब वेक्टर सम जो है, यहां तो मैंने वेक्टर सम लिख दिया, सदिश योग लिख दिया, लेकिन सदिश योग के कुछ नियम हैं और मैं एक नियम आपको बताने जा रहा हूं जिसका बार बार यूज होता है। ठीक है, चलिए अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उससे भाई। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कैसे, देखिए देखिए सदिश योग क्या मेरे बच्चे, सदिश योग देखिए एक नियम है हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या बेटे, समांतर पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि दो सदिशों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज का नियम। दो सदिशों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज का नियम, जोड़ने का समांतर चतुर्भुज का नियम। एक टीचर ये वैसे एक्सपेक्ट करता था कि उसको ये आता होगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं आपको कि इसके लिए जो है थोड़ा यूज कर लेता हूं मैं। देखिए एक वेक्टर है हमारे पास में, ये मैं डायरेक्ट बताऊंगा भी, इसको मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं। और एक वेक्टर है हमारे पास में, ये दो वेक्टर हो गए भाई। चलो इस वेक्टर का मैं अलग से वो बना लेता हूं। एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर हो गया ये। इनके बीच का जो एंगल है मेरे बच्चे वो है आपका थीटा। क्या मेरे बच्चे, किसी एंगल पर है। ये हमारे पास में ए वेक्टर, ये वाला, और प्यारे बच्चों ये हमारे पास में है बी वेक्टर। क्या बच्चे, बी वेक्टर। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो परिणाम, एक होता परिमाण, परिमाण नहीं परिणाम, ठीक है, परिणाम जो रिजल्ट होगा इनका वो कहीं ना कहीं ये बीचों बीच होगा ऐसे। अगर ये दोनों सेम है तो कोई सा बड़ा है तो बड़े की तरफ जाएगा इसका रिजल्टेंट। एक बच्चा कहेगा सर बीच इधर ही क्यों, इधर क्यों नहीं, या इधर क्यों नहीं। देखिए एक चीज समझो, अगर हम एक रस्सी, एक यहां हम एक छोटा सा एक बोल रख दें, ऐसे ब्लॉक रख दें, एक रस्सी से बिल्कुल इधर खींचो, एक रस्सी से इधर खींचो, बराबर खींच रहे हैं, तो ये वाली रस्सी इधर खींचेगी, ये वाली रस्सी से इधर खींचेगी, लेकिन ना तो ये इसकी मानेगा ना ये इसकी मानेगा, ये जाएगा बीच में। आप खींच के देख सकते हैं, बिल्कुल सेम आएगा। अब मेरे बच्चों यहां पर जो रिजल्टेंट है वो है आपका आर वेक्टर। क्या भाई, आर वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट आया आर वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर वेक्टर बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बात समझ में आती है। और स्क्वायर रूट लगाना बिल्कुल ना भूलें। एक बच्चा कहेगा सर ये कहां से आया, अब बताने की बात नहीं है कि ये कहां से आया, इसका डेरिवेशन होता है, वो 11वीं क्लास के मेरे लेक्चर में देख लेना। अभी आप बात करते हैं आगे की बात। तो ये हमारे पास में जो है ये ऐसे रिजल्ट है। अब इसमें आगे की बात क्या आती है, वो ये आती है, अगर ये दोनों वेक्टरों के बीच में जो एंगल है वो आ जाए 90 डिग्री। क्या मेरे बच्चे, 90 डिग्री, तो फिर ए वेक्टर तो है इस साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको डायग्राम में बता देता हूं। और मेरे बच्चे बी वेक्टर जो है अब बिल्कुल 90 डिग्री पर लग गया, ए यहां पर, और एंगल जो है ये अब थीटा ना होकर के 90 डिग्री, कितना भाई, 90 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो होगा इस साइड। रिजल्टेंट का मतलब आर या परिणाम। अब कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, सारी दुनिया जानती है,
कुछ बच्चों को छोड़ करके। कोस 90 की वैल्यू होती है 0। क्या भाई? 0। तो अगर ये 0 होगी तो कोस 0 और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सारा 0 यहां से तक का ये, तो क्या बचेगा? ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बच्चा बोलेगा सर ओनली ये बचेगा। ठीक है अभी कोई बात नहीं, हम उसकी बात को मान लेते हैं। और हमारे पास में जो बचेगा बेटे वो बचेगा आर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बात समझ में आती है? इसको मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। अगर ये दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर 90 डिग्री पर हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे बोल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, इस पर मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि दो वेक्टर है, ये एफ वेक्टर और ये भी एफ वेक्टर, दोनों सेम है। तो बताओ इनके बीच में एक परिणाम की बात करेंगे आर की, तो आर क्या होगा? क्या होगा भाई? तो परिणाम जो आर होगा वो होगा एफ का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर स्क्वायर रो, और ये कितना हो जाएगा आपका 2f स्क्वायर। स्क्वायर रूट में अगर कोई स्क्वायर होता है मतलब तो वो एक बाहर आ जाता है, तो एफ रूट 2 ये वैल्यू हमारे पास में इसकी रिजल्टेंट की हो। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं ये वाला कि ये दो वेक्टर है, एक ये रहा एक वेक्टर ए, या इसे भी एफ मान लो कोई बात नहीं, ये एफ है और ये भी एफ है, लेकिन इस बार एंगल 60 डिग्री है। बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट रहेगा बीचों बीच। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो बीचों बीच कोई बड़ा होता है, मान लो ये वैल्यू 2 होती 2f, तो फिर ये नीचे खिसक जाता। कितना खिसक जाता उसका भी एक फॉर्मूला, फिलहाल इसको समझो। और वो हो जाएगा बेटे आपका आर वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू कोस 60। बात समझ में आती है? कोस 60। तो अगर मैं बात करूंगा ऐसे, अब कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। क्या मेरे बच्चे? 1/2 एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और ये कोस 160 की 1/2। अब समझो, तो कुल मिलाकर के इस 2 ने इस 2 को मार दिया, 2f स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई 3f स्क्वायर। एक f बाहर ले लो और √3, और ये होगा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट है ऐसे। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? आई थिंक कुछ भी दिक्कत नहीं होगी और इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ऐसे, एक वेक्टर और दो वेक्टर, और मान लो किसी ब्लॉक पर लग रहे हैं, ऐसे मान लो सेम डायरेक्शन में है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल क्या हो जाएगा कोस 0। समझ लेना, भी सारी बात क्लियर नहीं करूंगा, मतलब क्लियर तो करूंगा बट मैं ये कह रहा हूं कि मतलब डिटेल में नहीं, मतलब इसको पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, ओरली बता रहा हूं। कोस 0 अगर 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। कान खड़े हो जाने चाहिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ओनली ए प्लस बी बचेगा। यानी इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए प्लस बी। और याद कर लेना, अगर दो वेक्टर, अगर दो सदिश समान दिशा में हो या एक ही दिशा में हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि एक वेक्टर इस साइड में है और एक इस साइड में है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो अगर दो सदिश विपरीत दिशा में हैं तो वो क्या होते हैं भाई
घटते हैं और उसकी वैल्यू आ गई 180 और कोस 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a माइनस बी बचेगा। तो मेरे बच्चे यहां आएगा, दोनों को आपस में घटा दो। क्या कर दो भाई? घटा दो। बड़े में से छोटा घटेगा और नेट डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ होगी। तो इनका यूज बार बार होना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वेक्टर के, सॉरी कूलाम के नियम के, जो इन पर आधारित है। क्लियर है? तो अभी मैं थोड़ा सा अलग को हट जाता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, डन, ओके। डियर स्टूडेंट, आई थिंक अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल चलेंगे और मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है। थोड़ी छोटी क्लास चाहिए होंगी, आधा आधे घंटे की, 30 35 मिनट की क्लास काफ़ी होती हैं। बड़ी क्लासों को बच्चे नहीं देख रहे हैं, छोटी क्लास को देखते हैं। तो बात बस आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।